गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, अगर उसका 4 साल का कॉलेज है या इंजीनियरिंग है या एमबीबीएस है, तो उन लोगों के लिए अगर कॉलेज के टाइम पे ही हमें एचपीएस या एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को परस्यू करना है, तो हमें क्या प्लान ऑफ एक्शन अपने लिए रखना चाहिए। क्योंकि जनरली ये जो एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विसेज बेस्ड एग्जामिनेशन, इनके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है जब हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को करते हैं, वो ज़्यादा ही लगता है। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, उन सारे फैक्टर्स को डिस्कस भी करेंगे इवन आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर। और हम लोग जानेंगे कि बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट क्या हमारे लिए सही लाइन ऑफ थॉट रहेगा कि अगर हम तैयारी करें तो किस दिशा के अंदर तैयारी करें और क्या प्रोसेस फॉलो करें। प्रोसेस का अर्थ है कि क्या हमारा तरीका रहना चाहिए तैयारी करने का, क्योंकि सिंपल ऑब्जेक्टिव इज कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम कॉलेज के अंदर प्रिपरेशन को शुरू करें तो हम कम समय में पेपर को क्वालिफाई करें। यदि हम कम समय में पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं और कॉलेज के टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो हमें कोई ना कोई एक प्लान ऑफ एक्शन बना लेना चाहिए। उस प्लान ऑफ एक्शन को लिख भी लेना चाहिए और उसी को फिर एग्जीक्यूट करने का प्रयास करना चाहिए कि लगातार अगर उसको एग्जीक्यूट करने का हम ट्राई करेंगे तो एक दिन हम उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाएंगे जो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम आप लोग करेंगे। फिर आप देखोगे कि आपके लिए ये जो तैयारी है ये बहुत सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी, ल्यूसिड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और आसानी से पेपर निकलता हुआ आपको दिखेगा। तो इस तरह से आज का प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर हम अपनी प्रिपरेशन को या सोचते भी हैं, अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर में आप सोचते हो यार आईएएस बनना है या एचएस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, तो चैलेंज है हमारे सामने ना कि इतना बड़ा पेपर क्वालिफाई करना है। उसके अंदर और माइक्रो चैलेंजेस आते हैं कि जब सोच ही लिया कि पेपर क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि किताबें कौन सी पढ़ें इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि अच्छा किताबें तो ठीक है, कि अच्छा सोर्स मटेरियल कहाँ से लाएं, कि कौन सी किताबें पढ़ें, दिशा कैसी रहे, नोट्स कैसे बनाने हैं, करंट अफेयर को कहाँ से पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये सारे तमाम प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। उसी के आज जवाब मैं इधर दूंगा कि मैं वो चैलेंजेस भी आइडेंटिफाई करूंगा। कुछ एक चैलेंजेस हमें शुरू में महसूस होते हैं, कुछ एक चैलेंजेस जब हम तैयारी में और गहरा उतर जाते हैं, समय के साथ हमें दिखाई देते हैं कि अच्छा ये तो हमने सोचा ही नहीं था जब तैयारी शुरू करी थी। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट का कैसे चयन करें, अच्छा प्रीलिम्स के बारे में तो सोचा था लेकिन मेंस का कुछ आइडिया नहीं है कि उसको कैसे पढ़ें। तो सारे चैलेंजेस मैं पहले ही आपको बताऊंगा कि क्या क्या एज एन एस्पिरेंट आपके दिमाग में चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में जो महसूस होता है, वो होता है कि इस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। वास्ट का मतलब है कि इतनी ज्यादा डेप्थ इस एग्जामिनेशन के अंदर है और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है सब्जेक्ट वाइज। जैसे सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 10th के बाद ना 11th में जब हम लोग सब्जेक्ट को चुनते भी हैं, तो अगर मान लो हमने नॉन मेडिकल लिया तो हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर हमने मेडिकल लिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आर्ट्स लेते हैं तो 2-3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कॉमर्स लेते हैं तो बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी है और ये सब्जेक्ट्स हैं, तो इकोनॉमिक्स है। तो 3-3 सब्जेक्ट ही तो पढ़े हैं। पहली बार हमें आज ऐसे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करें। अच्छा अगर हमने जेई की भी प्रिपरेशन करनी है, आईआईटी जेई, तो उसमें भी पीसीएम चाहिए। अगर नीट की प्रिपरेशन करनी तो पीसीबी चाहिए। तो किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़े। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपको कहता है यार 15 सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, इसके बिना गुजारा नहीं। 15 क्या, 12 सामान्य ज्ञान के, जनरल स्टडीज के, 3 सी सेट के और एक ऑप्शनल अलग से पढ़ो। तो ये तो बहुत डाइवर्स है। तो ये पेपर कठिन हो जाता है क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट इज वेरी हाई। अच्छा कठिन हो जाता है कि डेप्थ वास्ट है, कि इतना सारा पढ़ना है, ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, के लेवल पे ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक एक छोटी छोटी बात को भी याद रखना है, डेटा को भी याद रखना है, फैक्ट को भी याद रखना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है, प्रीलिम्स भी तैयार करना है, मेंस भी तैयार करना है। तो ये पेपर को डिफिकल्ट बनाता है। दूसरा डिफिकल्ट बनाता है इस पेपर में, इसमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट। देखो ये एक ऐसा पेपर है जिसमें नंबर वाइज बहुत ज्यादा एस्पिरेंट अप्लाई करते हैं। उदाहरण के तौर पे जनरली अलग अलग हिमाचल के अच्छे एग्जामिनेशन का अलग अलग डेटा है। अनुमम डेटा है 40 से 50 हजार। एक्सेप्शनल था, लास्ट 2 साल पहले एक नायब तहसीलदार का एग्जामिनेशन हुआ जिसमें 72 हजार बच्चों ने पेपर को भरा और फाइनली रैंक आई है 20 बच्चों की रैंक आई है। तो आप देखो कितना कॉम्पिटिटिव है कि इतने सारे बच्चे थोड़ी सी सीट के लिए कंटेस्ट करें। दूसरा, ये तो नंबर की बात है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इटसेल्फ इज वेरी हाई, कि जो अगर इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना चाहेगा तो वो अच्छा बच्चा ही तो होगा। जैसे अगर आप भी कॉलेज के टाइम पे इस एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हैं या इसके बारे में बात कर रहे हैं, परस्यू करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है कि जो एटलीस्ट अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सजग है। तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज वेरी हाई, हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है, इंटेलिजेंट है। तो इस तरह का बच्चा इस पेपर को दे रहा है, तो पेपर और टफ हो जाता है ऐसे बच्चों के साथ कंपीट करके निकालना। फिर है इस पेपर के अंदर इतनी सारी स्टेजेस इन्वॉल्व है। इतनी सारी स्टेजेस का मतलब क्या है कि इस पेपर के अंदर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है जो एमसीक्यू बेस्ड है। अच्छा मेंस एग्जामिनेशन है
जो सब्जेक्टिव है, जिसमें बड़े बड़े आंसर लिखने हैं और कम समय में आंसर लिखने हैं, फास्ट लिखना है और कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, चाहे इंग्लिश है या हिंदी, दोनों भाषाओं में आपका नियंत्रण हो। फिर तीसरी स्टेज आती है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में इंटरव्यू बोलते हैं। वो पूरी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करता है। तो अलग अलग स्टेजेस हैं, हर स्टेज दूसरी स्टेज से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जो है मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व, कि अगर हम लोग आईआईटी का भी पेपर देते तो एक ही पेपर है, अगर हम नीट का पेपर देते तो एक ही एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। यहाँ पे पहले आप प्रीलिम्स ले रहे हो, फिर आप मेंस ले रहे हो, फिर आप इंटरव्यू ले रहे हो, तब जाके किसी को नौकरी दे रहे हो। तो डाइवर्सिटी है प्रोसेस के अंदर, तो वो भी इस पेपर को टफ बनाती है कि आपका एक पार्ट अच्छा होगा, दूसरे में फंस जाओगे, दूसरा अच्छा करोगे तो तीसरे में फंस जाओगे। तो मल्टीपल स्टेजेस आर इन्वॉल्व। फिर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, कि डायरेक्शन का बड़ा मुद्दा है, कि समझ नहीं आ रहा या कोई ठीक से बता नहीं रहा कि पेपर को कैसे क्वालिफाई किया जाता है। हम लोग जनरली सिविल स्टैप में हम लोगों का एक चीज रहती है कि कोई हमसे कोचिंग करे या ना करे, या सेल्फ स्टडी से भी हम लोग तो बहुत प्रमोट करते हैं। तो आज का वीडियो यही है कि आप सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर लो। तो डायरेक्शन देने के लिए हम तैयार है। डायरेक्शन का मतलब होता है कि इवन इतना माइन्यूटेस्ट, इतने बड़े पेपर को डिटेलिंग में लेआउट करना, कि अच्छा ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लो, ये कर लो। तो ये सारी डिटेलिंग हम आपको देंगे, ताकि आप जब तैयारी को करें तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। तो डायरेक्शन हम आपको देते रहेंगे। तो डर्थ ऑफ डायरेक्शन रहता है, कमी रहती है डायरेक्शन की, जिसकी वजह से बहुत पोटेंशियल वाला स्टूडेंट भी कई बार इस पेपर को डिस्क्वालीफाई या सॉरी क्वालिफाई नहीं कर पाता। ये हम आपको करके देंगे। फिर लास्ट में इस चीज में डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं, कि जनरली मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं कहता हूं कि कोचिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूं कि सेल्फ स्टडी से भी पेपर निकाला जा सकता है। उसके लिए हम एक तरीका बना देते। तो आपने निर्णय लेना है कि सेल्फ स्टडी वाला तरीका समझ तो आ गया है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में जो एफर्ट लगेंगे या इसके एग्जीक्यूशन में जो इतना डिसिप्लिन लगेगा, वो मेरे से हो नहीं पाएगा। तो अगर मेरे को कोई तैयारी करवा दे तो मैं निकाल तो लूंगा या निकाल तो लूंगी। तो आपने अपने लिए डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव के साथ हम इस वीडियो में ये सारे कामों को करेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब हमें कि इन सब का सॉल्यूशन क्या है, कि अगर मेरे को पता भी चल गया कि यार इतने सारे चैलेंजेस हैं, डाइवर्सिटी है ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सब्जेक्ट्स है, डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है, बच्चा भी बहुत ज़्यादा बैठ रहा है, डायरेक्शन भी नहीं है, तो हमने एक फ्रेमवर्क बना देंगे। इस शब्द को लिख सकते हैं, तैयारी का ना एक फ्रेमवर्क होता है। अभी तक आप लोग ध्यान देना कि अगर किसी ने आईआईटी जेईई की तैयारी करी हो, तो उसने कभी भी फ्रेमवर्क नहीं बनाया होगा तैयारी में ना, ये सारी चीजें कर लेते हैं। या किसी ने नीट की तैयारी करी हो तो उसने भी कभी फ्रेमवर्क नहीं बनाया होगा। इवन सीए की भी तैयारी करी हो, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। तो अगर हम लोग फ्रेमवर्क बनाएंगे, यही है स्ट्रेटेजी, यही है जिसको मैं बोलता हूं एक प्लान, और यही है वो डायरेक्शन जो हमें करनी चाहिए। तो मैं आज एक फ्रेमवर्क बना देता हूं, एक ढांचा बना देता हूं। अगर इस ढांचे के तहत तैयारी करोगे तो आप फेल नहीं हो सकते तैयारी में, प्रोवाइडेड यू हैव एग्जीक्यूटेड द एंटायर डायरेक्शन। तो आपको एग्जीक्यूशन पे काम करना है, डायरेक्शन हम लोग देंगे। तो मैं एक फ्रेमवर्क आप लोगों के लिए आज बना देता हूं। तो हमने फ्रेमवर्क में क्या करना है, सबसे पहले इस शब्द को भी लिख लीजिए। अगर आप लोग सिंसियरली इसको कोई तैयार कर रहा है तो लिख लीजिए कि जब तक आपके पास एंड टू एंड प्लानिंग नहीं है, तब तक ये पेपर निकलना मुश्किल हो जाएगा। एंड टू एंड प्लानिंग का एक छोटा सा मैं ना ऐसे लाइव उदाहरण कई बार देता हूँ भी क्लासेस में। जैसे हम लोग चंडीगढ़ रहते हैं, मेरे को है कि चंडीगढ़ से अगर मेरे को धर्मशाला जाना है, तो मेरे को पता है कि पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जीपीएस खोलूंगा और डिस्टेंस देख लूंगा कि जो है कितना डिस्टेंस है किलोमीटर वाइज। मैंने देखा कि चंडीगढ़ से धर्मशाला 245 किलोमीटर है, मैं राउंड ऑफ 250 किलोमीटर लिख लेता हूँ। तो मैंने देखा 250 किलोमीटर का धर्मशाला है। अच्छा, फिर मैं देखूंगा कि इसमें क्या मैं बस से जाऊं, क्या मैं कार से जाऊं, या मैं बाय एयर है ना, कि हम लोग जो है कांगड़ा तक जो है एयरपोर्ट के एयर के थ्रू चले गए, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो मैं मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूंगा। फिर मैं डे डिसाइड करूंगा कि कौन से डे में जाऊंगा। फिर मैं देखूंगा कि कितने दिन के लिए कितने डेज का प्लान रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। फिर मैं वहां स्टे का अरेंजमेंट देखूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि मेरे को वापस आना है और जॉब ज्वाइन करनी तो कब आना है। तो एक पूरा प्लान बन रहा है। यही आपको करना है कि जब आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है, आपको एंड टू एंड प्लानिंग बनानी है, डेट इज फ्रेमवर्क बनाना है कि अच्छा पहले महीने क्या करना है, दूसरे महीने क्या करना है, तीसरे महीने क्या करना है। ये होता है एंड टू एंड प्लानिंग। ये हमेशा करके रखो। आप खुद भी ध्यान दीजिए, चाहे आपने कभी कैट के लिए प्रिपेयर किया, एमबीए के लिए प्रिपेयर किया, तो कोई भी एग्जाम के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं, हम पेन पेपर लिख के थोड़ी प्रिपेयर करते हैं कि अच्छा ऐसे 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 करना है। हम कहते हैं अच्छा नीट देना है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कर लो, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल लिया, उसको पढ़ा। लेकिन हमने पूरा स्ट्रेटेजी कहाँ बनाई है कि 2 महीने बाद क्या करना है, 3 महीने बाद क्या करना है, अच्छा पेपर कब देना है, अच्छा असेसमेंट कब करनी है, नोट्स कैसे बनाए, इस पर तो चर्चा ही नहीं हुई। इसी की वजह से पेपर रहता है। पेपर ना पढ़ने की वजह से नहीं रहता, पेपर है कैसे पढ़ना है ये नहीं पता होता। तो उसी का आज प्लान बनाएंगे, एंड टू एंड प्लानिंग करेंगे। दूसरा, हम यहाँ पे लोकेट करेंगे कि तैयारी तो ठीक है, समझ आ गया, फ्रेमवर्क बन गया। एक काम करते हैं, ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है,
क्योंकि 15 सब्जेक्ट्स है ना, तो बुक्स का कैसे करें, बुक्स कहाँ से लें, तो इसके ऊपर काम करेंगे कि सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लेंगे। सोर्सेज कई लेवल पे, शुरू में बुक्स है, बाद में इन्हीं बुक्स के साथ प्रैक्टिस सेट्स हैं। प्रैक्टिस सेट जैसे आप लोग नीट की तैयारी करते तो आप क्वेश्चन करके देखते हो ना कि चलो फिजिक्स का पढ़ लिया तो मैकेनिक्स कहाँ से करें, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से करें, या फिजिक्स के अंदर इतने सारे पोर्शन है, स्पीड एंड डिस्टेंस है उसको कहाँ से करें, या मैथ्स के अंदर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको कहाँ से करें, या कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कहाँ से करें, तो ये सारे होते हैं, या कैलकुलस है उसको कहाँ से प्रैक्टिस करें, केमिस्ट्री है तो इनऑर्गेनिक कहाँ से प्रैक्टिस करें, ऑर्गेनिक, तो हम प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उन एग्जामिनेशन में भी यहाँ पर भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तीसरा काम है कि प्रैक्टिस तो करें, एक बार एक काम करते हैं, अपनी असेसमेंट तो करके देख लेते हैं बाकी बच्चों के साथ, हम कहां से लाई कर रहे हैं, हमारी क्या रैंक आ रही है, तो इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो ये है सोर्सेस कि प्रैक्टिस सेट का सोर्स क्या हो, असेसमेंट का सोर्स क्या हो, किताबें कौन कौन सी पढ़नी है, तो इसको भी लोकेट करके रखना जरूरी है। फिर जरूरी है कि ये सब करते वक्त हम एक फ्रेमवर्क, जो मैंने बोला कि 2 साल का फ्रेमवर्क बनाएंगे, और उस फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूशन पे आप लोग ध्यान दो। फ्रेमवर्क मैं बनाने, क्योंकि फ्रेमवर्क जनरली आप लोगों को पेपर के बारे में नहीं पता तो आप फ्रेमवर्क नहीं बना सकते, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा है। तो हमने क्या करना है, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत डिसिप्लिन्ड वे में इसको एग्जीक्यूशन करने में ध्यान देना है अपने। क्लियर? तो ये काम हम लोगों ने करना है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब करना कैसे है ये मैं बताता हूं। सबसे पहले एंड टू एंड प्लानिंग में लिख लीजिए, इस पूरी तैयारी को आप 4 स्टेजेस में डिवाइड कर लीजिए, कि डिवाइड द एंटायर प्रिपरेशन इनटू 4 स्टेजेस, 1 2 3 एंड 4। पहली स्टेज का नाम रखो कि अब पहली स्टेज में आप एज अ बिगनर फ्रेशर काम कर रहे हो, तो फ्रेशर्स को 2 चीजें चाहिए। पहला, फ्रेमवर्क अभी बनाओगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। दूसरा, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे। यह होता है स्टेज 1, जिसको बोला जाता है बेसिक्स। तो इस स्टेज 1 को बोला जाता है कि यू शुड एबल टू लोकेट द राइट अप्रोच। अपना रास्ता अभी तय कर लो। जो मैंने बोला कि आपने पहला मैंने डिसीजन लिया कि धर्मशाला जाना है, ये हो गया, आपने तैयारी को सोचा कि मैंने एचएस बनना है, डन। फिर मैंने सोचा कि जाना है तो प्लान बना लेता हूं, पहली स्टेज पे बस से जाएंगे, 3 दिन का ट्रिप होगा, मेरे साथ साथ कौन जाएगा, कहां पे स्टे करेंगे, कहां पे खाना खाएंगे, डेट्स इट। तो ये हो गया फ्रेमवर्क। दूसरा, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, तैयारी क्या है, अच्छा ठंडा हो रहा है, कपड़े कौन कौन से रखने हैं, ये हो गया बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। सेम ऐसा ही स्टेज 1 है। स्टेज 1 में डायरेक्शन के लिए, पूरा फ्रेमवर्क बनाने के लिए मैंने 10 वीडियोस बनाए, क्योंकि देखो तैयारी भी बड़ी है, तो एक वीडियो से तो नहीं होगा। वीडियो के नाम सुनो, देखो कितने अच्छे अच्छे जो एक एक एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं। मैंने बोला एक काम करते हैं, पहले सिलेबस तो जान लो, अच्छा पैटर्न तो पता कर लो, फिर कट ऑफ कितनी जाती है उसको तो समझ लो। ये हो गया पहला पार्ट कि सिलेबस क्या आता है, पैटर्न क्या होता है, तरीका क्या है, कट ऑफ कितनी जा रही, तभी तो आपको पता चलेगा कॉम्पिटिटिवनेस कितना है, कंपटीशन कितना है, कितने मार्क्स से पेपर क्वालिफाई होता है। फिर आगे सेकंड स्टेज, ये हो गया फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो करता है मंथ वाइज सेल्फ स्टडी प्लान बनाना है, कि अब क्या करना है तब क्या करना है, तो मंथ वाइज सेल्फ स्टडी प्लान। तीसरा, अच्छा नोट्स कैसे बनेंगे, प्लान बना दिए ये महीने का, वो मैं अभी दोबारा बनाऊंगा। फिर है कि जी नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, अच्छा नोट्स तो ठीक है, प्रीलिम्स को कैसे टेकल करें, प्रीलिम्स भी है ना एमसीक्यू बेस्ड, अच्छा प्रीलिम्स तो ठीक है, मेंस के नोट्स कैसे बनाएं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकियों से। उसके बाद है कि नोट्स बना रहे हैं, एग्जाम दिया है ना, प्रैक्टिस करी, असेसमेंट करी, हमारी रैंक नीचे आ गई, इंप्रूव कैसे करें, मार्क्स कैसे बढ़ाएं, तो रैंक इंप्रूवमेंट का तरीका क्या है। उसके बाद हम करंट अफेयर कहां से पढ़ें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के सोर्सेज को लोकेट करेंगे। फिर ऐसे ही वर्किंग प्रोफेशनल अगर कोई है वो तैयारी कैसे करे, कॉलेज गोइंग है वो कैसे करे। तो ये पूरा एक पैकेज है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पैकेज का नाम है फ्री कोर्स फॉर फ्रेशर। तो इसमें हमने तैयारी जिन्होंने शुरू करनी है वो इसको सबसे पहले जो है देखें। फ्रेशर का मतलब है कि अभी आप कॉलेज में हैं, आप देख लो कि ये तैयारी के पहलू हैं, इसको जरूर देखना है। जितनों भी बच्चों ने इसको देख के शुरू किया उनकी प्रिपरेशन एक डिफरेंट प्लेन पे जा रही है, और वही बच्चे हैं जिन्होंने इसको देख के शुरू किया कल को वो पेपर भी क्वालिफाई करेंगे। तो इस तरह का ये एग्जामिनेशन का सेट हम लोगों ने तरीका किया हुआ है। क्लियर हुई बात? दूसरा है जो मैं बोलता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एक हमने क्या किया, फ्री कोर्स स्टार्ट किया, इसका नाम रखा आरंभ। आरंभ का मतलब होता है इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। तो हमें कि कोई प्रिपरेशन को स्टार्ट करे, सब्जेक्ट पढ़ने ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, तो हिस्ट्री, ये क्या है बेसिक सब्जेक्ट है, पढ़े हुए 10वीं तक। प्रॉब्लम क्या है, जब हम 10वीं तक इन सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ रहे थे तब टीचर जिस ऑब्जेक्टिव से पढ़ाता था उसका
ऑब्जेक्टिव होता था कि छठी क्लास की हिस्ट्री है, इतनी पढ़ाओ जितने से इनका पेपर क्वालिफाई हो जाए। आप भी उतने, छठी क्लास में आप 11 साल के थे, 11 साल में तो बहुत ज़्यादा ब्रेनी नहीं होते, ब्रेनी का मतलब बहुत दिमाग नहीं होता, बहुत समझ नहीं होती, हमें पता भी नहीं कि ये किताबें इन फ्यूचर हमारे लिए एचएस और आईएएस के भी काम आएंगी। तो हम क्या करते हैं, उन्हें छठी के लेवल पे पढ़ते। आज आपकी उम्र कितनी है, 20 साल, 21 साल। अब आप जब आज उन किताबों को पढ़ोगे, आप पढ़ोगे एक 21 साल की समझ के साथ, मैच्योरिटी के साथ, आप उसमें से ज्यादा बातें निकाल पाओगे। तो ऐसा ही हमने क्या किया, एनसीईआरटी 4 सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी 6 से 12th क्लास तक सारी पढ़ा दी। ये क्यों किया, ताकि एक बार ब्रश अप कर लेते हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बहुत समय पहले पढ़ी थी और वो भी वैसे ही पढ़ ली थी पेपर क्वालिफाई करने के लिए, समझ के लिए नहीं की थी। तो हम इनका ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ाने का, कि इनसे सिविल्स का पेपर तो हम जब पढ़ाएंगे तो हैवी कॉन्सेप्ट के तरीकों से इन एनसीईआरटी को निभाएंगे। बहुत मस्ट है कि आप चाहे कोचिंग करो ना करो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, ये एनसीईआरटी आपके दिमाग में एक ढांचा डाल देगी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट को ऐसे देखना है, डेमोक्रेसी एग्जैक्टली क्या होती है, सेकुलरिज्म क्या होता है, सोलर सिस्टम को कैसे हमने सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया जैसे पेपर में आते हैं, रेदर देन जैसे कि छठी, 7वीं, 8वीं क्लास का पेपर क्वालिफाई होता है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं। तो इस तरीके से इन किताबों को पढ़ाया है और साथ में इनमें डाल दी है तमिलनाडु बोर्ड की किताबें। जैसे हमारा हिमाचल का बोर्ड है, ऐसे तमिलनाडु का भी बोर्ड है। इनकी किताबें बहुत अच्छी है और आजकल यूपीएससी का, आईएएस का पेपर इसमें से बनाया जा रहा है, तो इन फ्यूचर हिमाचल का भी बनाया जाएगा। तो इसीलिए इनको भी हमने इनकॉर्पोरेट करते हुए पढ़ाया। और हर लेक्चर देखो, जैसे ज्योग्राफी का लेक्चर है, लिखा इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी को कैसे देखना है, फिर उसमें पहला चैप्टर आ गया जी सोलर सिस्टम, ये आगे सोलर सिस्टम के नोट्स। तो लेक्चर और नोट्स आसान दिए हुए, फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मैं बोलता हूं कि जब भी हमने सोचा है कि आज हमने सोच लिया कॉलेज के टाइम पे कि हम एचएस को प्रिपेयर करेंगे, हमें पहले 2 महीने, देखो फ्रेमवर्क क्या कहता है, स्टेज 1 को दे दो 2 महीना, तो स्टेज 1 को मिल गए 2 मंथ। तो हमें ऐसा ही फ्रेमवर्क चाहिए, पहली स्टेज को किया 2 महीना, अब आ गई जी स्टेज 2, अब हमें क्लैरिटी मिल गई पेपर को क्वालिफाई करने की, और हमें बेसिक फंडे भी समझ आ गए सब्जेक्ट के। अब हम पढ़ाई में गहरा उतरेंगे, अब हम अपनी डेप्थ बढ़ाएंगे सब्जेक्ट की, और रेंज बढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो इसके लिए तरीका क्या है कि हमें किताबें पढ़नी है, बुक्स पढ़ेंगे और साथ में बनाएंगे नोट्स। और ये करने में हम पूरे 12 से 15 महीने पूरे शिद्दत से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं जी, 12 से 15 महीने लगाते चले जाएंगे। तो ये हमने सेकंड स्टेज को रखा गया। तो सेकंड स्टेज में क्या किया हमने, क्या किया, जैसे सिविल स्टैप का एक बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, जनरली जो लोग हिमाचल में सेल्फ स्टडी करें इसी मटेरियल को यूज करें। इसमें क्या है, सेंट्रलाइजेशन है, 12 किताबों का सेट है, इसमें क्या है, टोटल है 23 किताबें। अब देखो ये किताबें कहां कहां काम आएंगी, इसमें 12 बुक्स हैं जो कि आपको स्टेज 2 में काम आ रही हैं। क्यों, क्योंकि नोट्स बनाने हैं और सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो 12 सब्जेक्ट जीएस के 12 बुक्स के थ्रू कवर किए जा रहे हैं, तो 23 में से 12 किताबें ये हैं। तो इनको आप स्टेज 2 में करोगे और इनसे बनाओगे अपने नोट्स। ये 12 किताबों के जैसे इमेजेस है, हर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्री और मेंस दोनों। तो इसका मतलब क्या, 12 किताबें क्या कवर करके दे रही हैं आपको, प्रीलिम्स प्लस मेंस, ये 12 किताबें कवर करके दे रही है। उसके बाद अब आ गए आप स्टेज 2 में, जिसमें आपने ये सारे नोट्स मेकिंग करी और फंडे अपने सेट किए। अब आपने 2 महीने लगाए स्टेज 1 में, 12 से 14 महीने लगाए स्टेज 2 में, तो टोटल आपने टाइम इन्वेस्ट कर लिया 16 मंथ। 16 मंथ्स का नाउ टू भी 1.25 साल लगा दिया। अब आ गए आप स्टेज 3 में। स्टेज 3 में क्या है कि आपके पास ये रजिस्टर रखा हुआ है, हाउ टू मेक नोट्स का मैंने जो वीडियो शुरू में आपको दिखाया था वो जरूर देखना है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि नोट्स पढ़ने, उसमें बताया कि नोट्स कैसे बनने, वो यहां मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है ना। तो नोट्स का ये तरीका हम लोगों ने स्टेज 3 में रखा हुआ। सॉरी, ये जो मैंने आपको शुरू में वीडियो दिखाया था, इसके अंदर जो है मैंने नोट्स मेकिंग के बारे में बताया कि हाउ टू मेक नोट्स फॉर मेंस, हाउ टू मेक नोट्स फॉर प्रीलिम्स। तो ये 2 तरीके हैं प्री और मेंस के नोट्स को बनाने का। तो ये एक हम लोग ने एक अप्रोच बनाई है जो कि मैं प्रमोट कर रहा हूं। फिर अब आ गया तीसरा। अब आपने कहा है कि नोट्स तो हो गए बहुत, क्यों नहीं प्रैक्टिस की जाए। तो प्रैक्टिस किसकी करें, प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में तो क्वेश्चन करने, और मेंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो दोनों की प्रैक्टिस करने के लिए हमने प्रोसेस क्या बनाया, प्रीलिम्स में हमने दिया आपको टोटल 23 बुक्स दी थी ना, तो 23 में से 12 तो थी स्टेज 2 के लिए, जो की थी सब्जेक्ट की किताबें। सब्जेक्ट कौन से हैं जी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, है ना, ये सारे सब्जेक्ट है। प्रीलिम्स के लिए हमने दी 7 किताबों का सेट, 7 बुक्स।
इसमें हमने क्या दिए, प्रीलिम्स में क्या पूछते हैं, एमसीक्यू, इसलिए इसमें हमने क्या दिए 5600 एमसीक्यूज, ये इसके अंदर हमने डाले। उसके बाद मेंस के लिए क्या दिए हमने, 4 बुक्स का सेट। इसके अंदर क्या दिए, मेंस आंसर राइटिंग भी तो सीखनी है क्योंकि मेंस भी तो देना है, मेंस आंसर राइटिंग इसके अंदर करके दे दी। तो टोटल जो 11 किताबें हैं, रेस्ट ऑफ दी 23 थे ना, 12 पहले पढ़ ली, रेस्ट ऑफ दी 11 बुक्स आप कब पढ़ोगे, स्टेज 3 में। स्टेज 3 बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, स्टेज 3 भी होती है 2 महीने की, क्योंकि आपने पढ़ लिया ना, आप तो प्रैक्टिस करे हो, तो 2 महीने की हो गई स्टेज 3, 2 मंथ्स। टोटल प्रिपरेशन कितनी हो गई, 18 महीने, चला गया 1.5 साल, तो 1.5 ईयर्स स्टेज 3 तक हो गया। अब तैयारी बहुत जबरदस्त हो गई है, क्योंकि हमने मेंस के 900 क्वेश्चंस और आंसर भी लिख दिए जबरदस्त ढंग से, और हमने 5600 एमसीक्यू भी कर लिए। अब हमारी प्रिपरेशन एक डिफरेंट लेवल पे चली गई, क्योंकि हमने बेसिक बुक पढ़ ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर हमने बुक्स पढ़ ली, फिर नोट्स भी बना लिए, फिर हमने प्रैक्टिस भी कर ली। अब क्या रह गया, स्टेज 4। जैसे ये किताबें हैं कि प्रीलिम्स की ये 7 किताबें हैं, मेंस की ये है ना 4 किताबें, बहुत जबरदस्त, बहुत हेल्प आउट करेगी। फिर आती है चलो टेस्ट देते हैं। अभी जैसे हमारी एक टेस्ट सीरीज, पिछले साल 117 टेस्ट का पेपर था, इस बार 120 टेस्ट थे, एक शुरू हो गई टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज क्या है, ऑल हिमाचल बेस्ड टेस्ट सीरीज, जिसमें क्या मिलती है, रैंक। इस टेस्ट में क्या होते हैं, जैसे प्रीलिम्स के भी पेपर होंगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा है, 62 टेस्ट हैं प्रीलिम्स के, और मेंस के भी हैं 58 टेस्ट, बहुत हैवी टेस्ट सीरीज। जिसने इन सारे टेस्ट को दिया उन सब ने हिमाचल में रैंक लिए, जिसने पूरे टेस्ट सीरीज को निभाया, है ना। बहुत कम होंगे जो थोड़े से मार्क्स से रह गए, अगले साल उन्होंने भी निकाल दिया। तो ये टेस्ट सीरीज हमने देनी प्रीलिम्स और मेंस की। इस टेस्ट सीरीज से हमें क्या मिलेगी, हमारी असेसमेंट, हमारी रैंक आएगी, हमें पता चलेगा। अच्छा देखो मजे की बात, इस 62 टेस्ट की टेस्ट सीरीज के अंदर हमने नया क्या किया, हमने किया 4000 एमसीक्यू, और मेंस के अंदर हमने क्या किया, फिर से 552 क्वेश्चंस और आंसर्स। पहले कितने कर लिए थे, 900, 550 फिर कर लिए, तो हमने 1450 मेंस के क्वेश्चन लिख के रेडी रखे हुए। पहले 5600 एमसीक्यू कर लिए थे और 4000 इसमें कर लिए, तो तकरीबन राउंड ऑफ 10,000 या 9600 क्वेश्चन हम प्रीलिम्स के करके बैठे। तो अब कैसे रुकेगा पेपर हमारा, तो अब क्या होगा, हमारा प्रीलिम्स भी डन और मेंस भी डन। तो ये करने में कितना टाइम लगता है, टेस्ट सीरीज करने में 3 से 4 महीने। तो फिर से पूरा प्लान बनाते हैं। हमने पूरे प्लान के फ्रेमवर्क को डिवाइड किया, अब इसका नाम रख दिया, जो आज हमने डिस्कस किया इसका नाम रखा फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क में कितनी स्टेज हैं, 4 स्टेज, 1 2 3 4। 1 में क्या, बेसिक्स कॉन्सेप्ट, और साथ में क्या लेकर आए, वीडियो देखकर, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लैरिटी, किस तैयारी कैसे करनी है। हाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो आज तक पेपर नहीं निकले वो हाउ की वजह से ही नहीं निकले हैं। ऐसे ही स्टेज 2 नोट्स और बुक्स रीड कर ली, स्टेज 3 नोट्स भी पढ़ लिए, बुक्स भी पढ़ ली। अब आए जिसको हम बोलते हैं कि अपने प्रैक्टिस करनी है, स्टेज 3 प्रैक्टिस, स्टेज 4 असेसमेंट टेस्ट सीरीज। अगर हम ये चारों काम कर लेते हैं, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स के 10,000 एमसीक्यू और मेंस के 1450 क्वेश्चंस लिख लेते हैं, तो हमारा पेपर जरूर निकलता है, राइट। ये एक प्लान है। और कब निकलेगा, जब आप कॉलेज पास आउट हो रहे होगे। आप समझो आप 21-22 साल की एज में हो, कॉलेज कंप्लीट किया है और इमीडिएटली आपकी नौकरी लगी। और कौन सी नौकरी लगी, कि आप अच्छी जॉब्स में जा रहे हो, आप एसडीएम बन रहे हो, है ना, आप डीएसपी बन रहे हो, आप ईटीओ बन रहे हो, आप तहसीलदार बन रहे हो। तो इस तरह की जॉब्स जो हैं, या डीईओ बन रहे हो, तो अच्छी जॉब्स के अंदर आप जा रहे हो, ग्रुप एक सर्विसेज, गेस्टेड पोजीशंस है ना, इस तरह की सर्विसेज के अंदर आप एंटर करो बहुत यंग एज के अंदर। तो वो तब होगा जब आप यंग एज में तैयारी भी कर रहे हो। नहीं तो आप अगर तैयारी डिले से करोगे तो पेपर भी डिले से निकलेगा, पेपर भी डिले से निकलेगा, तो आप एक यंग एज में नहीं जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आप 22-23 में भी तैयारी शुरू करते हो, फिर आप 25-26 में सिलेक्ट हो गए। अगर आप 20 में तैयारी शुरू करते हो तो फिर आप 22 में सिलेक्ट हो गए। तो 2 साल तो लगी रहे प्रिपरेशन में, आपने देखना है कि वो 2 साल आपने कब देने। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इन किताबों के लिंक, इन एनसीईआरटी के लिंक, और जो फ्री बिगनर्स पैकेज है, फ्रेशर्स के लिए, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा भी अगर आप कॉलेज में हो, आपको है कि आपके पेरेंट्स ने बात करनी है, या हमारे साथ बात करनी है, या मेरे साथ बात करनी है, मेरा नाम विनय जोशी है, मैं यहाँ मेंटोरिंग का ही काम देखता हूँ। तो मेंटोरिंग की बात करनी है, स्टडी प्लान बनवाना है, तो मेरे साथ आप डायरेक्टली बात कर सकते हो।
क्लियर? तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और इस पे हमें डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।